एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। सीटेट के एग्जाम को जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं तो एक बात हम लोगों को जो है वो नज़र आ रही है कि सीटेट का एग्ज़ाम तो हर साल होता है, लेकिन एक चीज़ हम लोगों को उसमें जो है वो हर बार नज़र आ रही है कि इसका जो पासिंग मार्क्स है, यानी कि जो पासिंग रेशियो है वो कंटिन्यू कम हो रहा है। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि क्यों इसके पासिंग जो रेशियो है वो कम हो रहा है। पासिंग रेशियो का मतलब है कि ऐसे कैंडिडेट जो बहुत बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल करते हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं, बट उतने कैंडिडेट पास नहीं हो पाते हैं। यानी कि 100% कैंडिडेट में से सिर्फ और सिर्फ 50%, 80%, जैसे इस बार का रेशियो देखें तो 60% और हम लोगों को जो है वो 18% देखने को मिला, यानी 16 और 18%, 100% में से इतने कम लोग पास हो रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि कैंडिडेट इतने कम पास हो रहे हैं। मेन रीज़न इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड, अगर हम लोग बात करें इसके पासिंग मार्क्स को लेकर, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कैंडिडेट को कि इसके पासिंग मार्क्स एक्चुअल में कितने हैं, अदर स्टेट वालों को अपने खुद के स्टेट में कितने चाहिए, और अपने स्टेट के लिए फॉर्म अदर स्टेट मेल हो, फीमेल हो और किसी कैटेगरी से हो, तो सबके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि पासिंग मार्क्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। 90 है या 82 है, उस पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी गलती जो सीटेट के टाइम पे कैंडिडेट करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट, सीटेट को लेकर जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और मैंने एक दो बार पहले भी बताया है कि नेक्स्ट सीटेट कब आ सकता है, तो उसके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स जो है वो डाउन होने को लेकर, यानी पासिंग जो रेशियो है उसको डाउन होने को लेकर कि पासिंग रेशियो क्यों डाउन हो रहा है। तो देखिए, पहले जब अगर हम लोग पहले वाला सीटेट देखें तो पहले वाले सीटेट में क्या होता था कि प्रीवियस से ज़्यादा रिपीट होते थे। जैसे कि अगर मैं 2011 से सीटेट का पेपर होना स्टार्ट हुआ है, 2011 में हुआ, 2012 में, 13 में और 2024 का जुलाई वाला हम लोगों ने पेपर देखा। तो ये सारे के सारे पेपर देखने के बाद में हम लोगों को एक चीज़ नज़र आई कि 2011 से लेकर 2016 तक के जो पेपर है उनको देखिए, आप लोगों को एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी। प्रीवियस ईयर कैंडिडेट अगर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर कर रहा है ना तो भी वो पास हो जा रहा है। इतने प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं, रिपीटेटिवली प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं। उसके बाद में 2017 में थोड़ा सा डिफिकल्टी आया, 2018 में थोड़ा और, 2019 में थोड़ा और बाद में ऑनलाइन में तो इतना डिफिकल्टी लेवल इन लोगों ने बढ़ा दिया। लेकिन कैंडिडेट के माइंड में वही बात फिट है कि प्रीवियस ईयर करने से हो जाएगा। उसके बाद में ऑनलाइन से वापस से ऑफलाइन हुआ, और जब ऑनलाइन से वापस ऑफलाइन हुआ तो हम लोगों ने देखा कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ। सिलेबस तो हमारा वही का वही है, लेकिन जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का पैटर्न है, उस पैटर्न भी सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन के जो देने का जो तरीका है उसको बदल दिया गया। क्वेश्चन का पैटर्न, उसके जो ऑप्शंस थे उनको बदल दिया गया, और जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जो क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछे जाने चाहिए उस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि उसको थोड़े डिफिकल्ट तरीके से पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एनसीईआरटी की 6th क्लास की बुक में लाइन लिखी हुई है वही की वही, पहले ऐसे ही होता था, जो लाइन लिखी हुई होती थी वही की वही लाइन जो है वो डायरेक्ट हम लोगों को एग्जाम में दे देते थे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो 7th क्लास के एनसीईआरटी में हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है। वो क्वेश्चन है हमारा स्टार फिश को लेकर, कि ऐसा कौन सा जीव है जो अपने भोजन को करते टाइम में अपने आमाशय को अपने शरीर से बाहर निकालता है और बाद में अपने वापस अंदर डाल देता है। ये लाइन आप लोगों को 7th क्लास की एनसीईआरटी में एज इट इज़ देखने को मिलेगी, और यही की यही एग्जैक्ट आप लोगों को एग्जाम टाइम में पेपर में दिखती थी, राइट। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे पैटर्न चेंज हुआ, और जो है वो इस तरीके से पाचन तंत्र में से और डेप्थ में और बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस को पूछा जाने लगा। तो धीमे धीमे करके क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके जो है वो पेपर के क्वेश्चन जो होते हैं उसके डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन तो वही होता है तो क्वेश्चन वही क्वेश्चन बनेगा कि स्टार फिश में से कि कौन सा ऐसा जीव है जो अपने आमाशय को बाहर निकालता है, तो इसका आंसर तो जो है वही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा दिया कि अजीब तरीके से, कि ना तो कैंडिडेट समझ पाता है कि क्या पूछा है, उसको पेडागोजिकल तरीके से ले लिया, उसको प्रैक्टिकल तरीके से ले लिया। अब थ्योरी जिसने पढ़ी है, जिसने प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो उसको ये क्वेश्चन कभी समझ में नहीं आएगा। उसको लगता तो है कि मैंने 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ी है तो मेरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी उन कैंडिडेट्स का नहीं होता है। तो मेन रीज़न यही है, सिर्फ
देखो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है ये कहना बहुत गलत है, राइट। सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लो हो जाएगा तो ये हम नहीं कह सकते। हाँ, थ्योरी के साथ साथ में प्रीवियस ईयर जरूरी है, प्रीवियस ईयर जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर ही जरूरी है ये बहुत गलत बात है। तो सीटेट के लिए एक तो बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब का जो पेपर है, अब वाला आगे वाले आ रहे हैं जैसे पेपर, जैसे 6, 7, 8 के एनसीईआरटी, आप लोग देखिए बहुत सारे सीटेट के पेपर हम लोगों ने भी देखे हैं, क्योंकि हम लोग भी हमारे चैनल पर क्लासेस लगाते हैं, पेपर देखते हैं, पेपर एनालाइज करते हैं। हालांकि आप लोग नहीं करते होंगे, लेकिन हम लोग करते हैं, क्योंकि हमें आगे बताना होता है, राइट। हम लोगों को वीडियोस बनानी होती है, तो हम लोग देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और जब पेपर को एनालाइज किया तो एक बात हमेशा समझ में आई कि जो पैटर्न है उसको बदल दिया गया। सिलेबस चेंज को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सिलेबस बदल जाएगा क्योंकि आगे आने वाले टाइम में पेपर एनटीए करवाएगा। तो देखिए, पेपर चाहे ऑनलाइन हुआ हो, चाहे पेपर ऑफलाइन हुआ हो, चाहे प्रीवियस से रिपीट होते हैं, चाहे नहीं होते हैं, डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा रहे हैं, लेकिन सिलेबस आज तक वही है। जैसे फूड वाला टॉपिक है ना, तो फूड वाला अपनी जगह पे फूड वाला टॉपिक ही है, लेकिन उस क्वेश्चन का जो लेवल है ना, वो लेवल देने के, उस क्वेश्चन का जो तरीका है, क्वेश्चन देने के तरीके को अलग कर दिया। तो वो अलग होने की वजह से कैंडिडेट जो है वो उस एग्जाम को पास नहीं कर पा रहे। तो मेन रीजन यही है कि वो जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा पढ़ते हैं, कंसेप्चुअल जो चीज़ें होती है उन पर फोकस नहीं करते हैं। तो कंसेप्ट पे ध्यान देना कि कंसेप्ट क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन समझना, थ्योरी पढ़ना, देन प्रीवियस ईयर, देन आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने, तो ये आप लोगों का सीटेट क्लियर हो पाएगा। सिलेबस तो चेंज नहीं होगा, एज यूजुअल जैसा पहले है वैसा ही रहेगा। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि सीटेट का सिलेबस चेंज हो जाएगा और अब हम आगे कैसे पढ़ेंगे, और क्योंकि हम लोगों ने पहले से क्लासेस ले ली है तो वो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग पहले किसी भी क्लासेस से पढ़ रहे हैं तो आप लोग बिंदास पढ़िए, कोई भी नोट्स अगर आप लोगों ने लिया है तो लीजिए, वहाँ से आप लोग पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई सिलेबस में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा। बस हाँ, आप लोगों को हर चीज़ डेप्थ में पढ़नी होगी। चाहे साइंस है तो साइंस में बहुत सारे टॉपिक आप लोगों को ऐसे दिखते हैं, 9, 10th वाली क्लास में से दिख जाते हैं। अब 10th क्लास में आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे दिखेंगे साइंस की बुक में जो ना 6, 7, 8 में नहीं आते हैं, बट 10th की बुक में है। तो अब आप लोगों को वो नहीं पढ़ना है 10th वाला, आप लोगों को देखना है कि क्या वो 6, 7, 8 में वो वाला टॉपिक है। आप लोगों को 9, 10th पढ़नी है, लेकिन स्मार्टली पढ़नी है। स्मार्टली इस तरीके से पढ़नी है कि जो टॉपिक 6, 7, 8 के एनसीईआरटी में दे रखा है ना, वही टॉपिक आप लोगों को 10th की बुक में से पढ़ना है। बाकी मैथ्स तो आप लोगों को अप टू 10th मिलती है, जो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। तो सिलेबस चेंज नहीं होगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ही जरूरी है ये मैं नहीं बोलती, ठीक है। उसके बाद में आता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कैंडिडेट सीटेट के एग्जाम को क्रैक करते रहे। तो देखिए, सीटेट के एग्जाम को जब प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे बड़ी गलती कैंडिडेट यही करता है कि सबसे पहले तो उसने सिलेबस नहीं देखा। सिलेबस नहीं देखोगे, एज बिना सिलेबस देखे ही कुछ भी पढ़ रहे हो, मर्जी से कोई भी नोट्स ले लिए हो, कोई भी क्लासेस ले ली हो, मर्जी से कुछ मत पढ़िए। सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या पूछा है, क्या दिया है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर देखिए, एनसीईआरटी पर फोकस करिए, देन आप लोग प्रैक्टिस करिए। कैंडिडेट क्या कर रहा है, सिलेबस नहीं देखता है, बिना सिलेबस के पूरी की पूरी एनसीईआरटी 6th से लेकर 10th तक पूरी की पूरी कवर कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सीटेट भले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एग्जाम है, बट सीटेट जैसे एग्जाम में भी आप लोगों को समय लगेगा। आप लोगों को, अगर आप लोगों को सीटेट परीक्षा खुद समझ में आ गई ना, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ये बात ध्यान रखें। तो सीटेट आप लोगों का जो है वो मेन बात यही है कि सीटेट पे फोकस करना है, और जो है वो आप लोगों का सिलेबस देखिए, एज पर सिलेबस देखिए, देन एनसीईआरटी, देन प्रीवियस ईयर, देन मॉक टेस्ट। ये 4 चीज़ें आप लोग करिए, सीटेट आराम से आप लोगों का निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है न्यू चेंज क्या होने वाला है इस बार। तो देखिए, अभी तक जो है वो आज की डेट तक सीबीएसई ने जो है वो हम लोगों को सीबीएसई की वेबसाइट पर कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिला है। एक चीज़ देखने को मिली है कि हम लोगों को जो सीटेट का जो जुलाई वाला अभी जो पेपर हुआ है, वो इतना इन लोगों ने फास्ट कंडक्ट करवाया। पहले इन्होंने मार्च में फटाफट से जो है वो अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया, अप्रैल में फटाफट से फॉर्म फिल करवा दिए, देन जुलाई में प्रॉपर टाइम पे जो है वो इन्होंने एग्जाम भी करवाया, रिजल्ट भी दिया और आंसर की भी दी, सब कुछ इन्होंने करवा दिया। और अब जो है वो आगे जाके नेक्स्ट सीटेट करवाने की प्लानिंग भी चल रही है। अभी तक इसको लेकर कंफर्म कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर इन्होंने जुलाई वाला एग्जाम प्रॉपर टाइम पे कराया है तो दिसंबर वाला एग्जाम भी प्रॉपर टाइम पे होगा, ये बात कंफर्म है।
उसके बाद में आता है न्यू चेंज। तो देखिए न्यू चेंज के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है, जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आ जाता तब तक हम लोग न्यू चेंज के बारे में कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं कि इसमें क्या चेंज होगा क्या चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिलेबस तो चेंज नहीं होगा, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी। फिर मैं बात करूंगी नेक्स्ट सीटेट की। तो नेक्स्ट सीटेट ऑब्वियसली आप लोगों को दिसंबर में ही होगा, क्योंकि जब जब पेपर ऑफलाइन होता है तब तक साल में 2 बार होता है, एक बार जुलाई में हो गया तो दूसरा ऑब्वियसली आप लोगों को दिसंबर में ही मिलेगा। अगर ये पेपर अगस्त में होता तो आप लोगों को जनवरी में देखने को मिलता, और जुलाई में हुआ है तो आप लोगों को दिसंबर में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आप लोगों को पिछली बार जनवरी में पेपर हुआ था, फरवरी में रिजल्ट आया था, मार्च में नोटिफिकेशन देखने को मिल गया था। तो इस बार आप लोगों का जुलाई में पेपर हुआ है, जुलाई में ही रिजल्ट आया है, तो अगस्त में आप लोगों को इसका जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, या तो अगस्त में या सितंबर के फर्स्ट वीक में। अगस्त में वैसे तो लास्ट अगस्त तक 100% चांस है आप लोगों का आ जाएगा नोटिफिकेशन, उससे लेट नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ बदलाव करने की कोशिश करी गई कि हाँ इस बार पैटर्न में कुछ चेंज करना है, तो शायद से ये जो है वो डिले कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों को नोटिफिकेशन अगस्त सितंबर तक देखने को मिल जाएगा। फिर आता है पासिंग मार्क्स को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी जो बीपीएससी वाले हम लोगों ने पेपर देखे ना, तो बीपीएससी वाले जो कैंडिडेट थे जो सिलेक्टेड है टीआरई 1 टीआरई 2 में, बहुत सारे कैंडिडेट जो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में सिलेक्टेड है, लेकिन अब उनकी जब क्वेरी होती है तो उन लोगों को अब बाहर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके सीटेट के पासिंग मार्क्स नहीं है। पासिंग मार्क्स का 2 ही पासिंग मार्क होते हैं, एक तो होता है 82 और दूसरा होता है 90। अब 90 किसको लाने हैं? देखिए अगर आप लोग एज अ जनरल कैटेगरी है, चाहे आप लोग किसी भी स्टेट से है, जनरल कैटेगरी अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 90 नंबर लाने हैं, प्रॉपर 90 से एक भी कम होता है तो पास नहीं है। 90 हो सकते हैं, 90 से ज्यादा हो सकते हैं, तो आप पास है। अगर आप लोग किसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी ओबीसी, किसी भी कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो 82 मार्क्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए। जनरल कैटेगरी 90 नंबर, और कैटेगरी हो तो आप लोगों को 82 मार्क्स। इतनी बात समझ में आ गई, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो। उसके अलावा अगर आप लोग सेंट्रल लेवल का एग्जाम देते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर आप लोग कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम देते हैं तो आप लोगों को जनरल काउंट करेंगे, और कैटेगरी वालों को कैटेगरी में काउंट करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप किसी अदर स्टेट का फॉर्म भरते हो, मान लीजिए आप लोग राजस्थान से है, बिहार का फॉर्म भर रहे हैं, गुजरात से है, बिहार का फॉर्म भर रहे हैं, असम से है, बिहार का, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बिहार का ही हो रहा है, और झारखंड में भी आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिली, चंडीगढ़ में भी देखने को मिली। हर जगह आप लोगों को जहाँ पर सीटेड चाहिए होता है, वहाँ मेन बात यही है, जहाँ पर सीटेड चाहिए होता है उसकी बात कर रही हूँ। अगर आप लोग किसी अदर स्टेट से हैं और किसी अदर स्टेट में फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोगों को एज अ जनरल कैटेगरी बिलोंग किया जाता है, आप लोगों को जनरल कैटेगरी माना जाता है। चाहे आप लोग अपने ही स्टेट में, चाहे आप लोग एससी है, एसटी है, ओबीसी है, कोई भी है, आप लोगों के अपने स्टेट में 82 मार्क्स चल जाएंगे। लेकिन अदर स्टेट में जाने के बाद में आप जनरल काउंट होते हैं, आप लोगों को 90 नंबर लाने होंगे। तो आप अपना टारगेट ऐसे मत रखिए कि मैं तो कैटेगरी से हूं तो मेरे तो 82 चल जाएंगे, नहीं। आप लोग, क्योंकि आप अदर स्टेट में भी तो फॉर्म फिल करते ही है ना। बीपीएससी में कितने सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किए थे पिछली बार, यूपी से बहुत सारी महिलाओं को बाद में बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों के 82 मार्क्स थे, बल्कि अदर स्टेट वाली महिलाओं को 90 नंबर चाहिए। राइट, तो ये बातें थी, आप लोग ध्यान रखें इस बात को पासिंग मार्क्स को लेकर, क्योंकि पासिंग मार्क्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो ये 4 से 5 बातें हैं जो मैंने लिख के रखी थी अपने नोटबुक में, और यही बातें मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। और नोटिफिकेशन आप लोगों को ऑब्वियसली जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को हमारे चैनल पर वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।